पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की है। पुरस्कार पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का परिचय है। परिचय में जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में काशी में हुआ। वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। अच्छा, 8वीं कक्षा तक ये पढ़ाई की विद्यालय शिक्षा में। फिर स्वाध्याय स्वाध्याय से उन्होंने संस्कृत भाषा, पाली, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं पर अधिकार, साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र, पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जो सर्वोत्तम और अमूल्य रत्न के समान है। कामायनी की प्रसिद्ध रचना प्रसाद ने 1935 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1935 में। इस दृष्टि से ये उनका अंतिम काव्य संग्रह है कामायनी। हिंदी में छायावादी शैली का यह एकमात्र महाकाव्य है। कामायनी के आमुख में प्रसाद ने लिखा है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मन्नू, सरधा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मन्नू अर्थात मन के दो पक्ष से हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः सरधा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। इससे स्पष्ट है कि कामायनी में एक और इतिहास है तो दूसरी ओर मानव की प्रवृत्तियों के विकास की कहानी है। इसमें बुद्धि पर हृदय की महत्ता स्थापित की गई है। कवि ने मन्नू सरधा की कथा के माध्यम से शैव दर्शन के आनंदवाद और समरसता को जीवन का चरम लक्ष्य बताया है। यांत्रिक सभ्यता और सामाजिक बंधनों के यथार्थ को प्रकट करते हुए लोक मंगल की आकांक्षा व्यक्त की गई है। कामायनी भाव सौंदर्य और कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से छायावादी काव्य की ही नहीं, संपूर्ण भारतीय साहित्य की विशिष्ट निधि है। हिंदी में ऐसा ग्रंथ है तो केवल रामचरितमानस ही है, जो जन सामान्य और विद्वजनों में समान रूप से लोकप्रिय है। किंतु कामायनी एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी परम सुधीजन रूपी जोहरी ही कर सकते हैं। कामायनी की लोकप्रियता का इसी से अनुमान किया जा सकता है कि संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। एक विद्वान का तो यहाँ तक मत है कि यदि कभी दुर्भाग्य से किसी प्रलय में भारत की सभ्यता, संस्कृति के सभी चिन्ह नष्ट हो जावें और फिर हजारों वर्षों बाद किसी खुदाई में कामायनी की कोई खंडित प्रति भी मिल जावे, तो उस युग के लोग कहेंगे कि किसी समय में इस देश में अत्यंत सुसंस्कृत और देवी प्रतिभा से संपन्न महापुरुष रहते थे और उस काल में यह देश विद्या, बुद्धि, सभ्यता, संस्कृति के मानदंड कायम किए हुए था। डॉक्टर हरदेव बाहरी का कथन है, कामायनी प्रसाद जी की अंतिम काव्य कृति है। कामायनी प्रसाद जी की अंतिम काव्य कृति है, डॉक्टर बाहरी कथन है, जो छायावाद, रहस्यवाद का प्रतिनिधित्व काव्य और आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। कामायनी की कथा का आधार पौराणिक एवं ऐतिहासिक है। ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जल प्लावन की घटना से लेकर पुराणों तक में बिखरी हुई सामग्री का अध्ययन करके और वर्षों अपना चिंतन मनन करके कवि ने इसमें अपनी कल्पना द्वारा अनेक स्थलों पर कथा में परिवर्तन भी किया है। अंतिम भाग में उनकी मौलिकता दर्शनीय है। बरसात का मौसम है, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़े, बिजली की गड़गड़ाहट, जोर से हवा चल रही और कुछ बूंदें बरसी। जय घोष के बीच महाराज की सवारी आई। आज कौशल देश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा था। इस दिन महाराज को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता था।
जमीन के एक चुने हुए टुकड़े में वे हल चलाते, फिर बीज बोते थे। जमीन के असली मालिक को जमीन की 4 गुना रकम देते थे और खेत राजा के हो जाते थे। उस साल मधुलिका की जमीन चुनी गई थी। कौशल के सभी निवासी उसकी जमीन पर जमा हो रहे थे। राजा सवारी से उतरे। सुंदर लड़कियों ने मंगल गान गाया। पंडितों ने मंत्र पढ़े। फिर राजा ने जमीन पर हल चलाना शुरू किया। लोगों ने फूल और खील बरसाए। कौशल का ये उत्सव मतलब दूर दूर तक मशहूर था, प्रसिद्ध था। इसमें भाग लेने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग आते थे। उस साल मगध का राजकुमार अरुण आया था। हल चलाने के बाद राजा को बीज बोना था। थाल में बीज उठाए मधुलिका राजा के साथ चल रही थी। सब लोग राजा को देख रहे थे, लेकिन अरुण मधुलिका को देख रहा था। राजा ने धीरे धीरे सारे बीज बो दिए। थाल खाली हो गया। राजा ने उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल दिए। ये जमीन की कीमत थी। मधुलिका ने थाली को प्रणाम किया, फिर सिक्के उठाकर राजा पर वार किए और कहा, महाराज, यह मेरे बाप दादा की जमीन है। मैं इसे ऐसे ही आपको देने को तैयार हूं, पर बेचूंगी नहीं। यह सुनते ही बूढ़े मंत्री चीखे, नासमझ, राजा की कृपा का अपमान मत कर। आज से तू राज्य की सुरक्षा में है, इसे अपना भाग्य समझ। राजा ने पूछा, कौन है यह लड़की? महाराज, ये वीर सिंहमित्र की बेटी है। मतलब बूढ़े मंत्री चिखे ऐसे। फिर वो बूढ़े मंत्री कहता है, महाराज, यह वीर सिंहमित्र की बेटी है। सिंहमित्र जिसने वाराणसी की लड़ाई में कौशल को अवध से बचाया था, मगध से बचाया था। कौशल को मगध से बचाया था। राजा कुछ सोचने लगे। बिना कुछ कहे अपने शिविर की ओर लौट गए। जय घोष के साथ उत्सव पूरा हुआ। रात हुई पर राजकुमार अरुण की आंखों में नींद कहाँ। अपने घोड़े पर सवार वह बाहर निकल पड़ा। घूमते घूमते एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे हाथ पर सिर रखकर मधुलिका सो रही थी। सोई हुई मधुलिका बहुत ही सुंदर और भोली जान पड़ती थी। अरुण चुपचाप एकटक उसे देख रहा था। अचानक कोयल बोल उठी। मधुलिका की नींद टूटी। सामने एक अपरिचित को देख वह उठ बैठी। अरुण बोला, मैं मगध का राजकुमार हूं। आज सुबह तुम्हें उत्सव में देखा था, तभी से तुम्हारे साहस और सुंदरता का पुजारी बन गया हूं। मजाक न करो राजकुमार, मैं आज बहुत दुखी हूं। मेरा अपमान न करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, कहकर मधुलिका वहां से चल दी। चोट खाकर राजकुमार लौट गया। मधुलिका कुछ देर तक उड़ती हुई धूल को देखती रही। आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन मधुलिका ने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने का निश्चय किया। अपनी जमीन खोकर मधुलिका दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करने लगी। रूखा सूखा जो मिलता खाकर अपनी झोंपड़ी में सो जाती। इस तरह 3 साल बीत गए। सर्दियों की एक रात थी। मेघों से, बादलों से भरा आकाश से रह रहकर बिजली चमक उठती थी। मधुलिका अपनी झोंपड़ी में बैठी ठिठुर रही थी, कांप रही थी। आज बहुत दिनों बाद उसे बीती हुई वह बात याद आई। राजकुमार अरुण की प्यार भरी बातें। अब उसे दुख हो रहा था। उसे अरुण की बात मान लेनी चाहिए थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कौन है यहाँ? राही को शरण चाहिए। बाहर से आवाज आई। दरवाजा खोलते ही बिजली चमकी। मधुलिका चिल्ला उठी, राजकुमार! अरुण भी उसे देखकर हैरान था। कुछ रुककर बोली, मैं बागी हूँ। मुझे मगध से निकाल दिया गया है। मैं कौशल में रहने आया हूँ।
मधुलिका हंसकर बोली, आपका स्वागत है। बारिश बंद हो चुकी थी। कोहरे से धुली हुई चांदनी में अरुण और मधुलिका बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। मधुलिका आज बहुत खुश थी। अरुण कुछ संभल संभल कर बातें कर रहा था। मैं नया राज्य स्थापित करूंगा, तुम्हें राजरानी बनाऊंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो न मधुलिके? अरुण ने उसके हाथों को दबाकर पूछा। मधुलिका आज बहुत खुश थी। राजकुमार अरुण के पास बैठकर वह अपने सभी दुखों को भूल गई थी। सपनों की दुनिया में खोई थी मधुलिका। जब अरुण बोला, नए राज्य की स्थापना करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जो कहोगे वही करूंगे, मधुलिका ने कहा और अरुण उसे अपनी योजना बताने लगा। मधुलिका राजा से मिलने उनके महल में गई। महाराज को प्रणाम करके बोली, 3 वर्ष हुए देव, मेरी जमीन खेती के लिए ली गई थी। अच्छा, तो तुम उसकी कीमत मांगने आई हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे किले के दक्षिणी नाले के पास अपने खेत के बराबर की जमीन चाहिए। राजा मान गए। किले के दक्षिणी नाले के पास की जमीन सैनिक महत्व रखती थी। वहां सैनिक किले पर पहरा देते थे। जमीन मधुलिका को मिल जाने बाद सैनिक वहां से हटा लिए गए थे। जमीन मधुलिका को मिल जाने के बाद सैनिक वहां से हटा लिए गए थे। अरुण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ घने जंगल में छुप गया। वह वहां से राजा के किले पर हमला करने वाला था। यही उसकी योजना थी। मधुलिका का दिल उसे धिक्कार रहा था। मेरे पिता ने कौशल को बचाया था, उनकी बेटी होकर मैं दुश्मन की मदद कर रही हूं? नहीं, कभी नहीं। ये सोचकर वह इधर उधर भागने लगी। सामने से कौशल देश के सेनापति अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, आज रात किले पर चढ़ाई होगी। डाकू दक्षिण नाले की ओर से आएंगे। जल्दी कुछ कीजिए। सैनिक दक्षिण नाले की ओर भागे। हमले की तैयारी करता हुआ अरुण पकड़ा गया। इस तरह उसकी योजना बेकार हो गई। उसे बंदी बना लिया गया। राजा ने उसे प्राणदंड दिया। फिर मधुलिका बुलाई गई। वह पागल सी आकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, मधुलिका, मनचाहा पुरस्कार मांग। तो उसने कहा, मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। मधुलिका का मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल को खतरे में डालकर ठीक नहीं किया। मधुलिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा? अरुण के साथ प्राणदंड मांगे। मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। मधुलिका ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मधुलिका पूर्वजों की भूमि को बेचना नहीं चाहती थी। महाराज और उनका मंत्री पुरस्कार रूप में स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करने पर जोर दे रहे थे। स्वर्ण मुद्राएं मूल्य के लिए भूमि के मूल्य की 4 गुनी थी। उपरोक्त में मैं सच कह रही हूँ, शीघ्रता करो। वह किसने कहे? ये बात है मधुलिका ने सेनापति को कही बात। मैं सच कह रही हूँ, शीघ्रता करो। यह बात मधुलिका ने सेनापति को कही थी। मधुलिका ने कौशल पर क्या उपकार किया? कौशल को पराधीन होने से बचाया आने का, सही है। कौशल पर आक्रमण होने की सूचना देने का, यह किया था। कृषि उत्सव में भूमि दान करने का, यह नहीं किया। मगध का निर्वासित राजकुमार कौन था? अरुण था। भी श्रावस्ती दुर्ग के दक्षिण में नाले के समीप अपने लिए भूमि किसने मांगी थी? मधुलिका ने। श्रावस्ती दुर्ग के दक्षिण में नाले के समीप अपने लिए भूमि किसने मांगी थी? मधुलिका ने मांगी थी। मधुलिका के बारे में सत्य कथन कौन सा है? कि वह सिंहमित्र की एकमात्र कन्या थी। वह राजकुमार अरुण से प्रेम करती थी। वह अपनी भूमि पर मेहनत मजदूरी करके भरण पोषण करती थी। वह कौशल पर अधिकार करना चाहती थी। यह गलत है। कौशल के उत्सव का परंपरागत नियम क्या था? यह उत्सव प्रतिवर्ष होता था। यह नियम था। राजा द्वारा किसी किसान की भूमि राज्य द्वारा ली जाती थी। उसका 4 गुना मूल्य दिया जाता था। महाराज उस भूमि पर बीज बोते थे।
फसल की देखभाल जिसकी भूमि ली जाती थी वही करता था। जब वह खेत महाराज का खेत कहा जाता था। उपरोक्त विपरोक्त भी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। पंक्ति का से है, मधुलिका टूटी फूटी कुटिया में रहने के कारण, दूसरों के खेतों पर काम करके जो मिलता उसी से पेट भरने के बारे में, अरुण के प्रेम का स्मरण करने के बारे में। प्रोक्त भी। मधुलिका ने राजा से भूमि का मूल्य क्यों स्वीकार नहीं करने का कारण है, तो वह अपने पूर्वजों की भूमि थी, इसलिए मधुलिका ने भूमि का मूल्य स्वीकार नहीं किया। वह बेचना नहीं चाहती थी भूमि को। सिंह मित्र के बारे में सत्य कथन है, ये मधुलिका के पिता थे, सही है। वे अप्रतिम वीर थे, सही है। इन्होंने अपने देश की रक्षा हेतु बलिदान दिया था, सही है। इन्होंने अपनी कृषि भूमि के लिए कौशल नरेश से युद्ध किया था, ये गलत है। राज के रक्षण के अधिकारी तो सारी प्रजा है, यह कथन किसने व किससे कहे? सिंह मित्र ने कौशल नरेश से कहे। राजकीय रक्षण की अधिकारी तो सारी प्रजा है, यह कथन सिंह मित्र ने कौशल नरेश से कहे थे। मधुलिका द्वारा श्रावस्ती दुर्ग के दक्षिण में नाले के पास की भूमि महाराज से खेती जमीन मांगने का मुख्य कारण क्या था? तो ये था, अरुण की योजना अनुसार उस भूमि के द्वारा कौशल पर अधिकार करना सुगम था। अरुण के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। मधुलिका इनसे प्रेम करती थी, सही है। वह मधुलिका को अपने जाल में फंसाकर कौशल पर अधिकार करना चाहता था, सही है। वह मगध का निर्वासित राजकुमार था, सही है। वह मधुलिका से कृषि उत्सव से पहले कई बार मिल चुका था, ये गलत है। कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन, ये कथन किसका है? राजकुमार अरुण का। अरुण जिस घोड़े पर सवार था वह था सिंधु देश का। सिंधु देश का घोड़ा था। अरुण जिस घोड़े पर सवार था वह सिंधु देश का था। पुरस्कार कहानी है कैसी? नायिका प्रधान कहानी है पुरस्कार, नायिका प्रधान कहानी। मधुलिका के मन में द्वंद्व था, कैसा? देश प्रेम और अपने प्रेम के बारे में। मधुलिका मन में द्वंद्व था, देश प्रेम और अपने प्रेम के बारे में। पुरस्कार कहानी का मुख्य संदेश क्या है? देश प्रेम के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग। देश प्रेम के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग, यह है पुरस्कार कहानी का मुख्य संदेश है। ठीक है।